नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। देखिए अपनी राजस्थान की जितनी भी तमाम भर्तियां हैं, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो या सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, जिसमें राजस्थान का जीके लगता है तो उसके लिए अपने राजस्थान की ज्योग्राफी चला रखे हैं सबसे पहले, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो है राजस्थान की मिट्टियां, या जिसको हम क्या कहते हैं मृदा, राजस्थान की मृदा। तो उस मृदा के बारे में अपना आज कंप्लीटली जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। तो जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में बेल आइकन घंटी का निशान है वो भी आप प्रेस कर लेना, दबा लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो अब अपन पढ़ते हैं, देखो राजस्थान की मृदा। सबसे पहले अगर हम मिट्टी की बात करें, मृदा की बात करें, तो ये मृदा क्या होती है, किसको कहते हैं? तो जो डॉक्टर बेनेट है, डॉक्टर बेनेट ने क्या कहा है कि पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है, जो धरातल है, और धरातल पर पाई जाने वाली जितनी भी असंख्यित जो चट्टानें हैं, जितनी भी क्या है असंख्यित चट्टानें हैं, उसकी ऊपरी वह परत जिसके अंदर चट्टानों के चूर्ण, अनेक वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके अवशेष पाए जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं मृदा कहते हैं। और उन अवशेषों से मिलकर ही मिट्टी क्या बनती है, उपजाऊ बनती है, उसे हम क्या कहते हैं मृदा कहते हैं। देखो डॉक्टर वेनेट हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, डॉक्टर वेनेट बेनेट ने क्या कहा, देखो इनकी परिभाषित किया इसको। डॉक्टर बेनेट ने क्या कहा है कि जैसे ये धरातल है और जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का क्या है धरातल है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का क्या है धरातल है, ठीक है। इस धरातल पर हम रहते हैं और ये जो असंख्यित यहाँ पर चट्टानें हैं, जैसे इस प्रकार से जो चट्टानें होती है असंख्यित, और इन चट्टानों के अंदर जो ये असंख्यित चट्टानें होती हैं, तो असंख्यित पदार्थों, असंख्यित जो चट्टानें ये क्या होते हैं असंख्यित पदार्थ, असंख्यित पदार्थ, असंख्यित पदार्थ, ठीक है। असंख्यित पदार्थों की वह ऊपरी परत, असंख्यित पदार्थों की ये जो ऊपरी परत है, जैसे ये ऊपरी परत है, ठीक है, ये ऊपरी परत है, तो ऊपरी परत, ऊपरी परत जिसके अंदर मूल चट्टानों का चूर्ण, मूल चट्टानों का चूर्ण, ये जैसे ये क्या हो गया, ये मूल चट्टानों का चूर्ण, मूल चट्टानों का चूर्ण, का चूर्ण, ठीक है। वनस्पतियों और जीव जंतुओं के अवशेष, वनस्पतियां, वनस्पतियां और जीव जंतुओं, जीव जंतुओं, जीव जंतुओं के अवशेष, अवशेष से जो मिट्टियां हैं वो क्या बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है, क्या बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं मृदा कहते हैं। तो ये डॉक्टर बेनेट ने क्या कहा है कि भूपृष्ठ के ऊपर जो असंख्यित पदार्थ है, असंख्यित पदार्थ है, उसकी वह ऊपरी परत, जो मतलब खंडित पदार्थ टूटे फूटे, जैसे कंकर पत्थर, ये आपने रेत देखी होगी, तो इसकी जो ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत के अंदर क्या होता है कि ये किन से बनती है, चट्टानों के जो चूर्ण होते हैं, चट्टानों के जो महीन चूर्ण होते हैं, उसमें जब वनस्पतियां जीव जंतुओं के क्या हो जाते हैं अवशेष मिल जाते हैं, और वह रेत जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ बन जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं मृदा कहते हैं। जब तक उसमें वनस्पतियां जीव जंतु के अवशेष नहीं मिलते हैं और ह्यूमस की मात्रा नहीं बढ़ती है, तब तक उसको मृदा नहीं कह पाते हैं, तब तक वो क्या होती है रेत होती है। और जब इस रेत के अंदर जो महीन कण होते हैं चट्टानों के, तो उसके अंदर जब वनस्पतियां जीव जंतु के अवशेष मिल जाते हैं, उसके बाद में हम उसको क्या कह सकते हैं मृदा कह सकते हैं। अन्यथा उसको हम क्या कहते हैं चट्टानी चूर्ण कह सकते हैं, या उसको रेत कह सकते हैं। मृदा तभी बनती है जब उसमें ह्यूमस की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आई होगी। या मिट्टी कैसे बनती है, देखो सबसे पहले जैसे पर्वतीय भाग होते हैं, ये पर्वतीय भाग होते हैं, ये भौतिक अपक्षय के द्वारा, उसमें सबसे पहले भौतिक अपक्षय होता है, भौतिक अपक्षय या रासायनिक अपक्षय होता है। जैसे कैसे होता है, जैसे
ये चट्टानें क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है सूर्य के द्वारा, ठीक है, फिर वापिस ये ठंडी होती है, तो लगातार गर्म ठंडा होने से ये चट्टानें क्या हो जाती है, टूट जाती हैं। चट्टानों में क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है, टूट जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षय। सबसे पहले क्या होता है, अपक्षय होता है, ठीक है। अपक्षय होने के बाद जब इसमें दरारें पड़ जाती है तो इन पर्वतीय भागों से कई नदियां वगैरह निकलती हैं, तो नदियों से धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर अपर्दन होता है। क्या होता है, अपर्दन, कटाव। अपर्दन जब नदियां इन पर्वतीय भागों से नीचे उतरती हैं और नीचे उतर कर जो अपर्दन के साथ जो कंकर पत्थर मिट्टी आती है वो धरातल पर नीचे वाले भाग पर लेकर ले जाकर उसका क्या कर देती है, जमाव कर देती है। क्या कर देती है, जमाव कर देती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, निक्षेप। निक्षेप मतलब उसका निक्षेपण कर देती हैं, और निक्षेपण करने के बाद में जब इसमें अनेक प्रकार की वनस्पतियों के अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष मिल जाते हैं, और ये जो चट्टानी चूर्ण होते हैं, जो रेत होती है वो क्या बन जाती है, उपजाऊ बन जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो आपके समझ में आया होगा। सबसे पहले अपक्षय होता है चट्टानों में, अपक्षय का मतलब टूटना, फिर उसमें अपर्दन होता है मतलब कटाव होता है, और फिर नदियों के द्वारा उसको बहा करके नीचे लाया जाता है, ठीक है, और उसका नीचे ले जाकर के उसका जमाव कर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निक्षेप कहते हैं या निक्षेपण बोलते हैं। तो फिर उसमें वनस्पतियां, जीव जंतु के विशेष मिल जाते हैं, तो उससे क्या बनती है, मृदा, मिट्टी बनती है। ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, मृदा, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक, और फिर राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। 5 कारक है जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, मृदा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है निम्न में से, प्रभावित करने वाला, प्रभावित करने वाले कारक, वाले कारक 5 कारक हैं दोस्तों। कितने कारक हैं, 5 कारक है। कौन कौन से हैं, देखो 5 कारक कौन से हैं। सबसे पहला कारक है जलवायु, जलवायु। दूसरा कारक है जो है जैवमंडल, जैवमंडल, ठीक है। तीसरा जो कारक है आपका है ऊंचावच, ऊंचावच, जैवमंडल, ऊंचावच। और चौथा कारक है समय, समय। और 5वां कारक है मूल चट्टानी, मूल चट्टानी, मूल चट्टानी, या जिसको पैतृक चट्टानी बोलते हैं, मूल चट्टानी। तो दोस्तों ये 5 कारक है जो इनको प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है जलवायु, दूसरा है जैवमंडल, ऊंचावच, समय और मूल चट्टानी। तो जलवायु की अगर हम बात करें, सबसे पहले जलवायु की बात करें तो देखिए अलग अलग जैसे जलवायु होती है, कहीं पे उष्ण होती है, कहीं पे शीत होती है, कहीं पे शीतोष्ण जलवायु होती है, उपोष्ण होती है। तो अलग अलग जलवायु का अलग अलग मिट्टियों पर क्या होता है, प्रभाव होता है, क्योंकि इनसे चट्टानें गर्म होती है, ठंडी होती है, उससे अपक्षय अपर्दन की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से जलवायु के कारण भी मिट्टियों पर प्रभाव पड़ता है। फिर जैवमंडल की बात करें, जहाँ वनस्पतियां, जीव जंतु वगैरह ज्यादा होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह ज्यादा होते हैं, तो वहां की मिट्टियां उपजाऊ ज्यादा होती हैं, तो उनका भी प्रभाव पड़ता है। ऊंचावच, ऊंचावच को अगर देखें तो जहाँ पर्वतीय भाग होते हैं, नदियां वगैरह ज्यादा निकलती हैं, तो वहां से जो जलोढ़ मिट्टी है वो ज्यादा बनती है ना। तो ऊंचावच का भी प्रभाव पड़ता है मिट्टियों के, जैसे पर्वतीय भागों पर मिट्टियां हैं वो पतली परत के रूप में पाई जाती हैं, जो मैदानी भाग होते हैं उसमें मोटी परत के रूप में मिट्टियां पाई जाती हैं। तो ये ऊंचावच भी, और समय, समय के अनुसार जो जो समय निकलता है तो मिट्टियां उपजाऊ होती रहती हैं। और मूल चट्टाने, मूल चट्टानों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर चट्टाने कठोर है, अगर चट्टाने कैसी है, कठोर है, तो उसका अपक्षय वो धीरे धीरे होता है, अपर्दन है वो धीरे धीरे होता है। और अगर चट्टाने हैं वो क्या है, नरम है, तो उसका अपक्षय अपर्दन ये क्रिया क्या होती है, जल्दी होती है, और मिट्टियों का निर्माण भी कैसे होता है, जल्दी हो जाता है। तो मूल चट्टानों का भी प्रभाव पड़ता है। मूल चट्टानों में जो तत्व पाए जाते हैं तो वो उस मिट्टियों के अंदर तत्व मिलेंगे, ठीक है, उनका भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये 5 कारक, आप इन कारकों के नाम याद कर लीजिए। एग्जाम में केवल यही पूछते हैं कि मिट्टियों को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन सा कारक नहीं है।
इसमें से एक अलग दे दिया जाता है और 4 यही देते हैं। ठीक है, तो जलवायु, जैवमंडल, ऊंचावच, समय और मूल चट्टाने या पेय तरीके चट्टाने, ये 5 कारक है जो क्या करते हैं, मिट्टियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टियां, 10 प्रकार की जो राजस्थान में मिट्टियां पाई जाती हैं, और फिर अपन पढ़ेंगे वैज्ञानिक वर्गीकरण मिट्टियों का। तो मिट्टियों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली देखो राजस्थान में मिट्टी है, सबसे पहली मिट्टी कौन सी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी, रेतीली, या इसको क्या कह सकते हैं, बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी। ठीक है, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी। देखो यहाँ पर ये मैंने बना दिया, देखो ये जो क्षेत्र है इसमें रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे बीकानेर है, चूरू, झुंझुनू है। ठीक है, इधर नागौर का क्षेत्र आ जाता है, फिर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, ये कुछ इलाके हैं जहां पर क्या पाई जाती है, ये मिट्टी पाई जाती है। तो इधर से चल लेते हैं, देखो जालोर, जालोर, बाड़मेर, जालोर का कुछ भाग आता है इसमें, बाड़मेर, जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर, ठीक है, बीकानेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, और नागौर। मैंने शॉर्ट में लिखा है तो आप समझ जाएंगे। ये देखो यहाँ पर बना दिया, ये जो क्षेत्र है ये है मरुस्थलीय इलाका, और मरुस्थलीय जो भाग है, आप ये ध्यान रखो कि मरुस्थलीय भाग है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, इसको हम मरुस्थलीय मिट्टी भी कह सकते हैं, रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं, या इसको बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं। ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसी इलाके में पाई जाती है। आप ये ध्यान रखो, मरुस्थलीय भागों में, मरुस्थलीय में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, तो ये जिले आ रहे हैं। तो ये दो गंगानगर, हनुमानगढ़ को छोड़ देंगे मरुस्थलीय भागों में, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई होती है, इस कारण से इस मिट्टी में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। बाकी जो यहाँ पर जिले बच रहे हैं ना, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, ठीक है, उसके बाद जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, और इधर थोड़ा सा भाग जालौर का आता है। तो ये जो क्षेत्र है वहां पर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। अब इसकी निर्माण की बात करें तो निर्माण किसके द्वारा होता है, इस मिट्टी का निर्माण हो रहा है भौतिक अपक्षय के द्वारा, भौतिक अपक्षय के द्वारा। भौतिक अपक्षय कौन सा होता है कि जिसमें एक बार तापमान बढ़ जाता है, एक बार तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, और उसे चट्टानें धीरे धीरे टूटती रहती है, तो उनसे इसका निर्माण होता है। भौतिक अपक्षय के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, यह आप याद रखेंगे, भौतिक अपक्षय के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। फिर अगली बात करें इसकी, तो इसकी विशेषता है पवनों के द्वारा इनका स्थानांतरण होता रहता है। अगली अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो पवनों के द्वारा क्या होता है, स्थानांतरण, स्थानांतरण या स्थानांतरित होती रहती है। ये पवनों के द्वारा जब ये हवाएं चलती हैं तो ये क्या करती हैं, ये जो मिट्टी की रेतीली मिट्टी पाई जाती है वो एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर जा रही है, जिससे वर्तमान में मरुस्थलीकरण की समस्या वो पैदा होती जा रही है अलग। तो ये आप ध्यान रखना, पवनों के द्वारा इसमें स्थानांतरण होता है। तीसरी आगे की अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें उपजाऊ तत्व की कमी, उपजाऊ तत्वों की कमी पाई जाती है, ठीक है, और लवणता अधिक पाई जाती है, लवणता अधिक पाई जाती है, ये इसकी विशेषता है। लवणता की मात्रा इसमें क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी में याद ध्यान रखना, लवणता की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। उपजाऊ तत्वों की क्या है, कमी, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, ये जो पदार्थ है उसकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और लवणता तत्वों की क्या है, अधिकता पाई जाती है, लवणता ज्यादा पाई जाती है। अगले इसके कण कैसे होते हैं, कण होते हैं वो मोटे, कण मोटे होते हैं, ठीक है, मोटे कणों वाली ये मिट्टी होती है। कैसे, मोटे कणों वाली ये मिट्टी होती है, और जल धारण क्षमता कम होती है। जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता क्या होती है इसकी, कम, जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है,
क्योंकि ये मिट्टी कैसी हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। इसके कण मोटे होते हैं, जिसमें इससे जो भी वर्षा होती है तो उसका क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है। क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि मोटे कण होते हैं, अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, जिस कारण से वाष्पीकरण इसका जल्दी हो जाता है और इस इलाके में तापमान है वो अधिक रहता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे होगी बात समझ में। फिर अगर हम इसमें कृषि की बात करें तो इसमें बाजरा होता है, मुख्य रूप से बाजरा, ठीक है, मूंग, मोठ, ग्वार, ये यहाँ पर फसलें उत्पादित होती है। तो ये अपनी कौन सी मिट्टी हो गई, रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी भी कह सकते हैं। तो ये मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाती है, मरुस्थलीय भाग में। तो कौन कौन सी, इसके कण मोटे होते हैं, ठीक है, मोटे कण होने से इसमें वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है, जिस कारण से इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है, जल धारण क्षमता कम होती है। और मोटे कण होने के कारण ये क्या होते हैं, ऊपरी परत है वो उड़ करके दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक है, और इसमें लवणता की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। लवणता है कि ज्यादा पाई जाती है थोड़ी। और इसमें मोटे कण होने के कारण इसमें जो शुष्कता सहन करने वाली फसलें, जिसको हम बोलते हैं शुष्कता सहन करने वाली फसलें, जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, ये फसलें यहाँ पर बोई जाती है। तो ये आपके, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गई होगी, सबसे पहली मिट्टी। फिर दूसरी मिट्टी की बात करते हैं। दूसरी देखो, सबसे पहले अपन इधर से पढ़ेंगे, देखो आपके समझाने के लिए, ये काली मिट्टी। सबसे पहले अपन पढ़ लेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। तो ये कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो ये इलाका मैंने यहाँ पर काली मिट्टी बना दी, जो हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती जो क्षेत्र है ना, वहां पर हाड़ौती क्षेत्र में कहां पर पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी, ये आप ध्यान रखेंगे। देखो इधर हो गई रेतीली बलुई, उधर क्या हो गई, काली रेतीली मिट्टी। तो हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो आप याद रख सकते हैं कोजा बाबू, कोजा बाबू, कोटा, झालावाड़, ठीक है, बारा और बूंदी। कोजा बाबू, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारा, ये जो चार यहाँ के जो जिले हैं उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो यहाँ पर देखो पठारी इलाका है, हाड़ौती का पठार है जो मालवा के पठार से बना हुआ है, और ये ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा बना हुआ है। तो ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा जो लावा बाहर निकलता है, और उस लावे के द्वारा, ठीक है, इस काली मिट्टी का जब उसमें वर्षा वगैरह होती है तो इसका रंग काला हो जाता है और इस काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हाड़ौती इलाके में पाई जाती हैं। अब इसकी देखो विशेषता की बात करें तो यह चिक्का प्रधान, चिक्का प्रधान, चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी का प्रकार है, दोमट मिट्टी जैसी लगती है, ठीक है। एक तो ये है। अब ये चिक्का प्रधान होती हैं। कई बार अपन क्या करते हैं कि जैसे ये मिट्टी है ना, जब ज्यादा वर्षा होती है और वर्षा मतलब जब जल भर जाता है उस क्षेत्र में और वो जब सूख जाता है जल, तो उसके बाद में इसमें दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती है ना, तो देखने से ऐसा लगता है कि जैसे खुद ही स्वयं क्या हो गई हो, जुताई हो गई हो, कि अपने खेतों की जुताई मतलब स्वयं ही की गई हो। तो इस प्रकार की देखने में लगती है, मतलब दरारें पड़ जाती है इसमें जब ये मिट्टी का जल ऊपर से सूखता है, अन्यथा वह कैसे चिकनी हो जाती है। तो ये चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी के प्रकार के रूप में पाई जाती है। अगली विशेषता की बात करें, इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है, जल धारण क्षमता, क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है। जल धारण क्षमता कैसी होती है, अधिक होती है। आगे बात करूं, कैल्शियम और पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है यहाँ पर, कैल्शियम, कैल्शियम व पोटास, पोटास की मात्रा क्या है, पर्याप्त पाई जाती है, पोटास की मात्रा क्या पाई जाती है, पर्याप्त पाई जाती है, ठीक। कैल्शियम और पोटास इसकी मात्रा पर्याप्त रूप में पाई जाती है। और नाइट्रोजन की क्या है, कमी, नाइट्रोजन की क्या है, कमी, नाइट्रोजन क्या पाया जाता है, कम मात्रा में पाई जाती है। और इसकी अगर हम फसलों की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, कपास वाली काली मिट्टी
बोलते हैं। कौन कौन सी फसलें इसमें बोई जाती है? कपास, गन्ना, कपास, गन्ना, उसके अलावा धनिया, धनिया और सोयाबीन। कौन कौन सी फसलें बोते हैं? सोयाबीन। ये फसलें इसमें बोई जाती है। तो ये थी काली मिट्टी अपनी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो गई? काली मिट्टी के बारे में। एक बार मैं वापिस रिपीट करता हूँ। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ये हाड़ौती इलाका है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोजा बाबू अपने बड़ा कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी के अंदर पाई जाती है। ये हाड़ौती इलाका है। ये पठारी भाग है जो लावा के द्वारा, मालवा के पठार से ये बना हुआ है। ठीक है, उसके से बनी हुई है लावा के द्वारा। और काली मिट्टी चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी का प्रकार है। जल धारण क्षमता अधिक होती है, महीन कण वाली होती है, और जब वर्षा होती है तो ये चिकनी हो जाती है, इस कारण से चिक्का बोलते हैं। और जब ये सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं और देखने में ऐसा लगता है कि सभी में जुताई की गई हो। और कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और कपास, गन्ना, धनिया और सोयाबीन ये फसलें यहाँ पर बोई जाती है। तो मुख्यतः ये कपास, तो इसको कपास वाली काली मिट्टी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कपास वाली काली मिट्टी इसको कहा जाता है। फिर अगली मिट्टी की अपन बात करें तो अपनी अगली जो मिट्टी है, तीसरी अगर हम मिट्टी की बात करें तो तीसरी मिट्टी अपन पढ़ते हैं लाल लोमी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी या इसको बोलते हैं लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी या इसको क्या बोलते हैं? लाल दोमट मिट्टी। देखो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये इस इलाके में पाई जाती है। बांसवाड़ा, उदयपुर, ये डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का इधर वाला और राजसमंद का दक्षिणी भाग। तो इसमें देख सकते हैं आप बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर, ठीक है, उदयपुर, उदयपुर, राजसमंद का भी कुछ भाग इसमें पाया जाता है। राजसमंद का दक्षिणी भाग और चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग इसमें शामिल है। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद का दक्षिणी भाग और चित्तौड़गढ़ का इधर वाला भाग, ये जो दक्षिणी इलाका है इसमें कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी पाई जाती है। अब इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। बल्कि अगली इसकी मुख्य विशेषता है, इसमें लोहा तत्व अधिक पाया जाता है। लोहा तत्व, लोहा तत्व क्या पाया जाता है? अधिक, जिस कारण से इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। रंग कैसा होता है इस मिट्टी का? रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जैसे लाल मिट्टी में क्या है? लोहा तत्व की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण से इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। और लोहा, ये जो लोहा तत्व अधिक होता है तो इस मिट्टी में, लाल मिट्टी में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? इस मिट्टी के अंदर है जो मक्का मुख्यतः बोया जाता है। मक्का, उसके अलावा चावल व गन्ना, चावल व गन्ने की फसलें बोई जाती है। अगर इसके निर्माण की मैं बात करूं तो इसका निर्माण किन से हुआ है? इसका निर्माण है वो प्राचीन स्फटिकीय चट्टानों से, या जिसको बोल सकते हैं कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो ये कौन सी मिट्टी हो गई? लाल लोमी मिट्टी है, इसको बोलते हैं लाल दोमट मिट्टी। तो ये राजस्थान के दक्षिण में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का दक्षिणी भाग, चित्तौड़गढ़ का इधर वाला भाग और राजसमंद का भी इसमें थोड़ा सा भाग शामिल है। तो ये है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस ये तत्व कम पाए जाते हैं। और इसमें लाल मिट्टी में लोहा तत्व अधिक पाया जाता है। जैसे काली मिट्टी में पोटास की अधिकता पाई जाती है और इसके अंदर लोहा तत्व की अधिकता पाई जाती है। और रंग, इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और ये ध्यान रखना, इसमें मक्का की फसल सबसे ज्यादा बोई जाती है। काली मिट्टी में कपास और लाल मिट्टी में मक्का की फसल सबसे ज्यादा बोई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर चावल और गन्ना, और इसका निर्माण कायांतरित चट्टानों से हुआ है। फिर अगली मिट्टी की अपन बात करें
अगली अपनी मिट्टी है मिश्रित लाल काली मिट्टी। मिश्रित लाल काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी। अब देखो मिश्रित लाल काली मिट्टी, लाल मिट्टी इधर काली मिट्टी, दोनों के बीच वाला भाग है ये क्या, मिश्रित लाल काली मिट्टी। कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखो बांसवाड़ा का, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये जो बीच वाला इलाका है ना, यहाँ पर कौन सी मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ये आप याद सकते हैं, इधर लाल मिट्टी दक्षिण में, इधर जो हड़ौती का पठार है काली, और उन दोनों के बीच वाला जो भाग है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, ये जो इलाका है बांसवाड़ा का, यहाँ पर कौन सी मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें चूना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस कम पाया जाता है। फास्फोरस की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। ठीक है, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्या है, पोटास पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पर अगर फसल की बात करें तो देखो इधर कपास ज्यादा होता है, इधर मक्का ज्यादा होता है, तो यहाँ कपास और मक्का दोनों की फसल बोई जाती है। तो कपास और मक्का, मक्का, इसके अलावा जो गन्ना वगैरह है वो भी यहाँ पर बोया जाता है, गन्ना, ये आप याद रख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, बीच वाला भाग हो गया है मिश्रित मिट्टी हो गई, मिश्रित लाल काली मिट्टी। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसमें पोटास अधिक पाया जाता है, पोटास पर्याप्त मात्रा में, बाकी चूना है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस की सभी कमी पाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर कपास और मक्का, देखो इधर कपास बोया जाता है, इधर मक्का है, तो दोनों के बीच में कपास और मक्का, ये आप याद रखना है, यहाँ पर बोया जाता है इस मिट्टी में। फिर अगली मिट्टी की बात करें, अगली मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो लाल पीली मिट्टी। पांचवी अपनी मिट्टी होगी लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ये देखो कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये इस इलाके में पाई जाती है। देखो कौन कौन सा इलाका आ गया, सिरोही, सिरोही, ठीक है। उसके बाद में देखो ये इधर सिरोही के बाद देते राजसमंद आ जाता है, राजसमंद, राजसमंद, उधर उदयपुर भी आ जाता है, उदयपुर का कुछ भाग भी आ जाता है इसमें। उदयपुर के बाद में बात करें तो इसमें भीलवाड़ा, उत्तरी जो भीलवाड़ा है वो आ जाता है, और भीलवाड़ा के बाद में सवाई माधोपुर आ जाता है, सवाई माधोपुर आ जाता है। तो ये इलाका है, देखो इधर सिरोही, फिर इधर राजसमंद, उदयपुर का कुछ भाग, इधर भीलवाड़ा, और ये क्या आ गया, सवाई माधोपुर। यहाँ पर ये लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में आपके। इसमें देखो इसका सबसे ज्यादा निर्माण पूछते हैं एग्जाम में, निर्माण किनसे हुआ है, निर्माण किनसे हुआ, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट शिस्ट वह नीच चट्टानों से, वह नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, चट्टानों से मिट्टी बनी, ग्रेनाइट शिस्ट और नीच जो चट्टाने उनसे इसका निर्माण हुआ है। आगे अगर बात करें तो इसमें चूना, नाइट्रोजन ये सब कम पाए जाते हैं, चूना और नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। बल्कि इसमें अधिकता किसकी पाई जाती है, इसमें लो ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, लो ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या पाई जाती है, अधिकता, अधिकता। देखो लोह तत्व इसमें अधिक होता है, और जब ये मिट्टी कैसी होती है, लोह तत्व अधिक होने के कारण जब इसमें वर्षा होती है तो वर्षा होने के कारण इस मिट्टी का रंग चेंज हो जाता है, ये पीली हो जाती है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, लाल और पीली मिट्टी कहते हैं। लोह ऑक्साइड की क्या पाई जाती है, इसमें अधिकता पाई जाती है, और ये किन से बनी हुई है, ग्रेनाइट शिस्ट और नीच चट्टानों से बनी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे होगी बात समझ में। और इसके अंदर मूंगफली, मूंगफली और कपास ज्यादा बोया जाता है, मूंगफली व कपास, मूंगफली और कपास अधिक बोया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो कहाँ, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, ये मैंने यहाँ पर बना दिया। देखो लाल पीली मिट्टी ये यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। लोह ऑक्साइड, लाल मिट्टी में लोह तत्व अधिक होता है, और इसमें लोह ऑक्साइड लाल पीली में, इसी कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है जब इसमें जल भरता है
तो इसमें चूना और नाइट्रोजन की कमी और लो ऑक्साइड की क्या पाई जाती है, अधिकता, और मूंगफली और कपास की इसमें फसलें बोई जाती हैं। फिर अगली मिट्टी की बात करें, अगली अपनी मिट्टी कौन सी है, अगली है दोमट मिट्टी। छठी मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं अपन, दोमट मिट्टी। दोमट या इसको कच्छारी मिट्टी भी बोलते हैं, कच्छारी, या इसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ये किन से बनी होती है, देखो ये नदियों के द्वारा लाए गए जो जलोढ़ होते हैं उनसे इसका निर्माण हुआ है। तो ये राजस्थान के पूर्वी इलाके में पाई जाती है, पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो कौन कौन से जिले आ गए, अलवर, अलवर मैं एक बार लिख देता हूं, देखो अलवर, भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर, करौली, करौली, ठीक है, सवाई माधोपुर का भी कुछ भाग आ जाता है इसमें, ठीक है, टोंक, दौसा और जयपुर, ये इलाका आ जाता है। जो राजस्थान का पूर्वी जो मैदानी भाग है उसमें नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टियों से इसका निर्माण हुआ है। तो ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा और जयपुर इन इलाके में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे ज्यादा क्या है, उपजाऊ मिट्टी है। ये कैसी है, उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी मतलब जलोढ़ से बनी है, इस कारण ये कैसी है, उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से तत्व ज्यादा पाए जाते हैं, देखो ये गठन में दोमट प्रकार की होती है, इसमें चूना, फास्फोरस ये सब अधिक पाए जाते हैं। चूना, फास्फोरस, फास्फोरस, पोटास, पोटास, चूना, फास्फोरस, पोटास, ठीक है, और लोह तत्व है, लोह, ये क्या पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं। ये कैसे पाए जाते हैं, पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें, ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, सारे लगभग तत्व पाए जाते हैं, चूना, फास्फोरस, पोटास, लोहा ये सभी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। केवल कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन की कमी है। और ये उपजाऊ होने के कारण इसमें गेहूं, सरसों, गेहूं, सरसों, ठीक है, गेहूं सरसों है, इसकी फसलें ज्यादा बोई जाती हैं। तंबाकू है, गेहूं सरसों, तंबाकू ये फसलें ज्यादा बोई जाती है। गेहूं सरसों और तंबाकू ये फसलें बोई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं दोमट कछारी मिट्टी जो राजस्थान के पूर्वी इलाके में पाई जाती है, और ये नदियों के द्वारा बनी बिछाई गई मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, जिस कारण से गेहूं सरसों यहाँ पर बोई जाती है। नाइट्रोजन की कमी, बाकी सबकी क्या है, अधिकता। और इसी का एक भाग है रेतीली दोमट मिट्टी। पहले यहाँ रेतीली मिट्टी थी, ठीक है, तो ये कौन सी है, रेतीली दोमट। ये कहाँ पाई जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। रेतीली दोमट कहाँ पाई जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अब सिंचाई होने के कारण पहले रेतीली थी, वर्तमान में इसका स्वरूप परिवर्तन हो गया और इसको बोलते हैं रेतीली दोमट मिट्टी, जो कहाँ पाई जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ये भी आप ध्यान रखेंगे आगे वर्षों में। फिर देखो अगली मिट्टी, अपनी अगली मिट्टी की बात कर लेते हैं। अगली मिट्टी है भूरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। देखो ये बनास परवा क्षेत्र में पाई जाती है, बनास परवा क्षेत्र में। मैंने ट्रिक भी बताया था, बनास परवा, राव, चित्तो, अजमेर में टॉस करे तो ये आप याद रख सकते हैं। नदी वाली टॉपिक में कहां कहां से बनास नदी निकलती है, तो बन्ना, राव, चित्तो भी अजमेर में टॉस करे। तो कौन कौन से इलाके में, देखो राजसमंद, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और करौली। ये जो इलाका है ना, इस इलाके में पाई जाती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली। जो बनास परवा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भूरी मिट्टी पाई जाती है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके बारे में आप ध्यान देंगे, ठीक है ना।
अब अगली मिट्टी की बात करें, अगली मिट्टी है भूरी रेतीली मिट्टी। अगली मिट्टी है भूरी रेतीली मिट्टी। आठवां जो अपना मिट्टी का प्रकार है भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी। अब भूरी रेतीली मिट्टी ये देखो, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला उसके पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में बागड़ क्षेत्र में, पश्चिम में बागड़ क्षेत्र में, बागड़ क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा ये पाली और नागौर में भी पाई जाती है, पाली व नागौर में, पाली व नागौर में पाई जाती है। देखो ये अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ से निकलती है, तो इसके पश्चिम में भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, और ये जो बागड़ क्षेत्र है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। जो बागड़ क्षेत्र है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। अगर इसके रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। रंग कैसा है इसका, पीला। और उर्वरकता शक्ति इसमें क्या होती है, कम होती है। उर्वरा शक्ति क्या होती है, कम होती है। इसमें शक्ति क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो ये आप ध्यान देंगे, भूरी रेतीली अरावली के पश्चिम में और बागड़ क्षेत्र में, और इसका पाली और नागौर में। इसके अलावा रंग पीला होता है और उर्वरकता शक्ति क्या होती है, इसमें कमी पाई जाती है। तो ये आपके समझ में आई होगी बात, ठीक है। भूरी मिट्टी बनास पर्वत क्षेत्र में, दोमट मिट्टी राजस्थान के पूर्वी भाग में, और भूरी रेतीली ये अरावली के पश्चिम में और बागड़ क्षेत्र में, पाली और नागौर में उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। उर्वरकता शक्ति क्या होती है, इसमें कम पाई जाती है। फिर अगली मिट्टी की मैं बात करूं, अपनी 9वीं मिट्टी है, यह है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है, देखो ये लवणीय मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है जालोर और बाड़मेर में। दो जिलों में पाई जाती है, जालोर और बाड़मेर में, जालोर और बाड़मेर में पाई जाती है। कहाँ पर, जालोर और बाड़मेर में पाई जाती हैं। इसमें लवणता और क्षारीयता, लवणता व क्षारीयता, क्षारीयता की अधिकता होती है, की क्या होती है, अधिकता होती है। लवणता और क्षारीयता की समस्या पाई जाती है। इसको दूर करने के लिए से जिप्सम और रॉक फॉस्फेट का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ढेंचे की फसल है, ग्वार की फसल है, उसका हम उपजाऊ बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट का। और लवणता और क्षारीयता की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। और जालोर और बाड़मेर में ये पाई जाती है। ये कैसी है, अनुपजाऊ मिट्टी है, अनुपजाऊ मिट्टी, ये इनकी विशेषता है, अनुपजाऊ मिट्टी है। लवणता और क्षारीयता इसमें अधिकता पाई जाती है, और ये क्या, अनुपजाऊ मिट्टी है। अपनी अंतिम मिट्टी है देखो, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो अरावली श्रृंखला है, अरावली पर्वतीय, अरावली पर्वतीय क्षेत्र के ऊपरी भागों में पाई जाती है। कहाँ के, ऊपरी भागों में। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर वाला जो भाग है ना, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसकी गहनता क्या होती है, कम होती है, गहराई कम होती है इसकी, ठीक है। मिट्टी गहराई क्या होती है, गहराई कम होती है। मिट्टी की गहराई क्या होती है, कम होती है। मतलब इसकी परत कैसी होती है, पतली परत, पतली परत के रूप में पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें कोई खेती नहीं होती, कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। लिए क्या होती है, अनुपयुक्त होती है, अनुपयुक्त। तो पर्वतीय मिट्टी आपके याद रह जाएगा, पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय इलाकों में। और पर्वतीय भाग राजस्थान में कौन सा, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत के उच्च भागों में पाई जाती है, क्योंकि वहां पर ये मिट्टी की बहुत ही पतली परत होती है, जिस कारण से वहां हम कोई खेती नहीं कर पाते, तो वहां पर कृषि के लिए क्या होती है, अनुपयुक्त होती है। और लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जालोर और बाड़मेर में पाई जाती है। तो दोस्तों ये अपने 10 प्रकार थे, एक बार मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा। तो सबसे पहली थी रेतीली बलुई मिट्टी, ये मरुस्थलीय इलाकों में और
रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ये जो मरुस्थलीय इलाका है वहां पर पाई जाती है। मैंने आपको बता दिया चूरू, झुंझुनू, यहाँ बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, ये जो इलाका है यहाँ पर पाई जाती है। इसके कण मोटे होते हैं और ये इसको मरुस्थलीय मिट्टी भी बोल सकते हैं। मोटे कण होते हैं जिस कारण से इसमें जल धारण क्षमता कम होती है, इसमें वाष्पीकरण है वो अधिक होता है और इसमें शुष्कता सहन करने वाली फसलें बोई जाती हैं और लवणता की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। दूसरी अपने बड़ी काली मिट्टी, ये हाड़ौती इलाके में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में पाई जाती है। हाड़ौती इलाके के अंदर पाई जाती है। ठीक, आपको याद रह जाएगा ये हाड़ौती इलाका है। ये लावा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और इसके कण कैसे होते हैं, महीन होते हैं। जल धारण क्षमता इसमें क्या होती है, अधिक होती है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा, पोटास की मात्रा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और यहाँ कपास वाली मिट्टी इसको बोलते हैं। कपास की फसल ज्यादा बोई जाती है। कपास के अलावा गन्ना है, सोयाबीन है, धनिया है, तो इनकी फसल भी बोई जाती है। तीसरी मिट्टी अपने पड़ी लाल मिट्टी या लाल लोमी कह सकते हैं, लाल दोमट मिट्टी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिणी इलाके में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो भाग है यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो मुख्य विशेषता, इसमें लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। बाकी सारे कम पाए जाते हैं, लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं, जिस कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और लाल मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाएगी, मक्का की फसल बोई जाती है। ठीक है, फिर इसके दोनों के बीच में कौन सी हो गई, मिश्रित लाल काली मिट्टी हो गई। दोनों की मिली जुली इसमें विशेषता है। ठीक है, और इसमें जो फसल बोई जाती है वो कौन सी, मक्का और कपास दोनों की फसल बोई जाएगी। ये यहाँ पर देखो बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये कुछ भागों में पाई जाती है। फिर अपनी लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी की अगर बात करें तो ये देखो यहाँ सिरोही है, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, इस इलाके में ये पाई जाती हैं। और इसमें लोहा ऑक्साइड की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। लोहा ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है और इसमें इसका रंग पीला कैसे हो जाता है, लोहा ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसमें जब वर्षा वगैरह होती है ना, तो इसका रंग कैसा होता है, पीला हो जाता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, लाल भी होती है और पीली भी होती है, इस कारण लाल पीली मिट्टी बोलते हैं इसको, लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण। ठीक है, बाकी तत्वों की इसमें क्या होती है, कमी पाई जाती है। तो ये आपके समझ में आई होगी। और इसमें मूंगफली की फसल बोते हैं। फिर ये अपनी दोमट मिट्टी है, राजस्थान के पूर्वी इलाके में दोमट मिट्टी, अलवर, भरतपुर, ठीक है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है और टोंक है, दौसा और जयपुर, ये जो इलाका है यहाँ पर पाई जाती है दोमट मिट्टी। इसको कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। इसको जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के द्वारा लाई गई, लाकर बिछाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ। ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है और उपजाऊ होने के कारण इसमें गेहूं, सरसों है, तंबाकू है, ये फसलें यहाँ पर बोई जाती है। इसमें सारे तत्व पाए जाते हैं, चूना, फास्फोरस, जो लोहा है, ये सभी पाए जाते हैं, बल्कि नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। और इसी का ये भाग है रेतीली दोमट मिट्टी। पहले यहाँ पर रेतीली मिट्टी थी गंगानगर, हनुमानगढ़ में। अब यहाँ जो सिंचाई होने के कारण इसका भाग कैसा हो गया, रेतीली दोमट मिट्टी बन गई है। कैसी बन गई, रेतीली दोमट मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर एक तो घग्गर नदी है, उसके प्रवाह के कारण, अपवाहित क्षेत्र होने के कारण, तो इसका प्रकार चेंज हो गया। फिर अगली मिट्टी है भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, बनास प्रवाह क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जहाँ से बनास नदी निकलती है। भूरी रेतीली कहाँ है, अरावली के पश्चिमी बागड़ क्षेत्र में, पाली और नागौर में पाई जाती है। रंग इसका कैसा होता है, पीला होता है। भूरी पीली मिट्टी भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में अगर बात करें तो लवणीय मिट्टी, जालौर और बाड़मेर में इसमें लवणीयता और क्षारीयता की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस कारण से उपजाऊ नहीं होती है, अनुपजाऊ होती है। और अंतिम मिट्टी अपनी कौन सी थी, पर्वतीय। पर्वतीय मिट्टी आप समझ गए होंगे कहाँ पाई जाएगी, पर्वतीय इलाके में, तो ऊपरी भागों में पाई जाती है पर्वत के, जिस कारण से इसकी परत कैसी होती है, पतली होती है और ये क्या होती है, यहाँ पर खेती नहीं की जाती, कृषि के लिए क्या होती है, अनुपयुक्त होती है मिट्टी। तो आ गई होगी दोस्तों, ये अपनी 10 प्रकार की राजस्थान की मिट्टियां हैं। अब अपनी जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो ये 10 अपनी मिट्टियां हैं, आप इनके बारे में लिख भी सकते हैं अपनी वर्कबुक के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों।